tampons. So it could be a sign of a forgotten tampon inside. Okay. By the way ऐसा होता है कि जो ऐसा लोग केस आपने tampon, कोई हाँ handle हाँ किया है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बार लोग tampon अंदर डाल के भूल जाते Oh हैं, shit. and उसके बाद जब वहाँ से बिल्कुल it's like a putrefied, very bad Smell. rat type of a smell coming, and it's a typical sign कि अंदर कुछ foreign body है जो कि अंदर भूल गए हैं लोग. So अगर इस लेकिन तरह का कैसे है, भूल जाते हैं लोग? भूल जाते हैं टैम्पॉन अंदर भूल गए? भूल जाते हैं ऐसे भूल जाते हैं. केसेस जब आपके menstrual पास कब आए भूल तो जाते हैं, menstrual कब भूल जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि अंदर उनके कुछ फॉरेन बॉडी है? नहीं पता लगता. menstrual कब भूल जाते हैं, और ऐसे केसेस आए हैं आपके पास? बिल्कुल देखे हैं मैंने. आपने कैसे बिल्कुल. हैंडल किया फिर? थोड़ी सी डांट लगे. आपको शॉकिंग नहीं लगा कि भाई तुम कैसे भूल गए? कोई खाने की चीज थोड़े नहीं, की भूल गए? शॉकिंग नहीं लगा बिकॉज लाइक वी आर ट्रेन्ड कि भाई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. तो आई अंडरस्टैंड कोई जान के तो नहीं करता. हाँ. लेकिन तो जो भी आदमी वॉच कर रहा है आज एंड दे यूज़ टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप टैम्पॉन यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं, प्लीज़ रिमेंबर टू टेक इट आउट. एंड अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल स्मेल लगती है तो आप तुरंत से डॉक्टर के पास जाएं. तो कोई इस चीज़ के लेकर के कुछ है ऐसा प्रिकॉशंस टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से पहले कि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ही अंदर रखना चाहिए? क्या क्लीनिंग प्रोसेस है? तो कोई भी अगर आप सैनिटरी Napkins मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं विच इज़ सैनिटरी पैड और टैम्पॉन Cup. और कप, उसको बार बार चेंज करना है. टाइम कोई ड्यूरेशन? हाँ, तो जैसे अगर आप पैड्स यूज़ करते हैं तो डिपेंड करता है आपका फ्लो का भी कैसा है. फर्स्ट सेकेंड डे लोगों का फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा, बाद में थोड़ा सा कम करें, बट जनरली 4 to 6 आवर्स में चेंज कर लेना चाहिए. सिमिलरली टैम्पॉन के साथ भी उसको तो 8 आवर्स से ज़्यादा कभी भी रखना नहीं चाहिए. अगर आपका मेंस्ट्रुअल कप भी आप यूज़ करते हैं तो मेंस्ट्रुअल कप भी एवरी 4-5 आवर्स में आपको निकाल के उसको एम्प्टी करके वापस आपने डालना है. तो जब हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये कॉमन सवाल होता है कि अगर वो टैम्पन और कप यूज़ करें तो उन्हें बार बार कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती. आप यूरिन पास करने जा सकते हो. जो यूरिन का पैसेज है वो बिल्कुल अलग है. वजाइना का पैसेज जो वो बिल्कुल अलग है. आपके यूरिन पास करने से टैम्पॉन या आपका मेंस्ट्रुअल कप डिस्प्लेस नहीं होगा. सैनिटरी पैड्स पर भी आते हैं. बहुत सारे लोगों को सैनिटरी पैड्स यूज़ करने की वजह से रैशेज और इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन भी होने लगती है. तो इस तरह की प्रॉब्लम से जब अगर वो फेस करे कैसे बचें? सो पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें कि आपके लिए कौन सा पैड सूटेबल है. तो आजकल तो बहुत टाइप्स के पैड आते हैं. आजकल साइजेस भी अवेलेबल हैं. साइजेस एंड जो टेक्सचर, कॉम्पोजिशन थिकनेस, है वो हाँ. भी बहुत अलग आता है. बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, कॉटन पैड्स भी आते हैं, कॉटन पैंटीज़ भी आती हैं, आपकी पीरियड पैंटीज़ भी आती हैं. तो आप बेसिकली इसका होल आइडिया क्या है कि जितना आप ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे, जितना आप कॉटन बेस्ड यूज़ करेंगे, जितना आप बार बार उसको चेंज करेंगे, जितना अपने एरिया को ड्राई एंड क्लीन रखेंगे तो उतना अच्छा है. आजकल इतनी सारी कंपनीज हैं जो बना रही हैं, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या सूट करता है, कौन सा सूट करता है. तो अगर कई बार क्या होता है ना, आफ्टर पीरियड्स भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें वजाइना, इचनेस, बर्निंग सेंसेशन या ड्राइनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं. इससे बचने के लिए क्या करें और उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सो वंस अगेन अगर पीरियड के बाद किसी को कुछ इरिटेशन हो रही है तो मोस्ट कॉमनली कि वहाँ पे पैड जो यूज़ किया है शायद आपको सूट नहीं कर रहा, या किसी का हैवी फ्लो है या लंबा फ्लो चल रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी दिन तक अगर आपका वेट पैड, काफ़ी टाइम तक अगर आपका वेट पैड वहाँ पे लगा हुआ है तो ऑब्वियसली स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जीज, डर्मेटाइटिस हो सकता है. तो वही चीज़ है कि आपको राइट प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्लीन प्रोडक्ट यूज़ करना है, बार बार चेंज करना है, उस एरिया को ड्राई क्लीन रखना है. ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो मतलब वजाइनल हाँ, वजाइनल ड्राइनेस वल्वल की ड्राइनेस प्रॉब्लम, की. हाँ, क्यों होती है, कैसे ठीक करें इसको? सो नॉर्मली वजाइना जो होती है इट इज़ सपोज टू बी मॉइस्ट, राइट. नॉर्मली उसमें से डिस्चार्ज होता है. सो एक बात तो ये भी है कि नो वुमन इज सपोज टू बी ड्राई, राइट. हर औरत का डिस्चार्ज होता है जो कि आपके पीरियड के अनुसार चेंज होता है, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज जो होता है वो ईस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो जो लोग मेनोपॉजल होते हैं या पोस्ट मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल होते हैं उनको वजाइनल ड्राइनेस की ज़्यादा
शिकायत हो सकती है, बिकॉज अब ईस्ट्रोजन नहीं है, तो वेजाइना जो है धीरे धीरे पतली हो रही है, वहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं हो रहा। देयर आर सर्टेन ड्रग्स ऑल्सो विच कैन कॉज वेजाइनल ड्राइनेस, जैसे आप एंटी डिप्रेसेंट्स अगर कोई लेता है, एंटी एंग्जाइटी पिल्स लेते हैं, या फिर Sleeping pills? सर्टेन एंटीबायोटिक जो होते हैं, एंटी एलर्जिक पिल्स कैन कॉज वेजाइनल ड्राइनेस। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वेजाइनल ड्राइनेस की फीलिंग हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंटेड और इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वेजाइनल वॉशेस एंड स्प्रेज एंड डिओड्रेंट्स, तो उससे भी ड्राइनेस हो सकती है। अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, पानी वानी नहीं पी रहे, तो भी हो सकता है। तो वंस अगेन मैं सबको बोलती हूँ कि जेनाइटल हेल्थ है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एग्जैक्टली। डाइट की वजह से भी वजाइनल ड्राइनेस होती है? नॉट रियली अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत ही गलत खा रहे हो। अगर आप जैसे नॉर्मल अगर बेसिक टाइप खाना आप खाते हो तो आई डोंट थिंक सो डाइट कैन कॉज वजाइनल ड्राइनेस, और जंक डाइट कैन फूड्स कॉज वगैरह या एनी। स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने की वजह से ऐसा कुछ? नहीं, नहीं ऐसा नहीं, डाइट मतलब का रोल नहीं है ज़्यादा? नहीं, डाइट का रोल नहीं है, बट बाय एंड लार्ज एक हेल्दी खाना चाहिए। बट ये नहीं हम कह सकते कि वजाइनल इन्फेक्शन या ड्राइनेस आपकी डाइट की वजह से हो गया। और लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है ना, जैसे आपने भी कहा था कि डायबिटीज़, तो शुगर ज़्यादा होने की वजह से हाँ, वो एक क्या अलग है? चीज़ है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, दैट मीन जो डायबिटिक्स होते हैं उनको बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने का जल्दी चांस होता है। चाहे वो वजाइनल इन्फेक्शन है, चाहे वो यूरिनरी इन्फेक्शन है, चाहे वो स्किन इन्फेक्शंस हैं। सो डायबिटिक्स में बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो एनी इन्फेक्शन बिकम्स उसका चांस ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कोई आदमी डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, या जिसको पीसीओएस है, या जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, तो अगर आप गलत खाना खाएंगे तो आपके इंसुलिन स्पाइक्स और ब्लड शुगर बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यस, इससे हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज देयर आर मोर रीजंस फॉर वजाइनल इन्फेक्शन एंड ड्राइनेस। ओके डॉक्टर, यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल रहता है, क्या बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से वजाइना से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं? नहीं, सो इट इज़ वंस अगेन जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी बॉडी ब्रीथ कर सके, जो कि कॉटन हो, जैसे मैंने बोला नायलॉन अंडरवेयर्स, बहुत ज़्यादा टाइट, जो लोग बहुत स्पेशली जिमिंग करते हैं या कोई स्विमिंग करते हैं, तो बहुत ही टाइट सूट पहन के आप 5-6 घंटे तक स्विम कर रहे हैं या जिम में काम कर रहे हैं, जिम में आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक नॉर्मल सी बात है कि हम उसको निकाल के थोड़े दिन लूज कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनेंगे, सो दैट वो एयर हो जाए, ड्राई हो जाए। और कई बार कहा जाता है कि रात में आपको अपना अंडरवियर उतार करके सोना नहीं, चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी लोग नहीं है। बोलते हैं कि आपको हवा, ना, ऐसा कुछ नहीं है। यू स्लीप द वे यू वांट टू, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ऑब्वियसली रात को अगर आप कोई बिल्कुल टाइट कपड़े थोड़ी आप पहन के सोओगे, तो सिमिलरली दैट गोज फॉर द वजाइना एंड वल्वा आल्सो। करेक्ट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आजकल जो भी लोग यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होने लगते हैं, स्पेशली जैसे वेट गेन हो गया, एक्ने हो गया, या पीरियड्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए हम क्या करें? तो पहले तो आई वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड कि बर्थ कंट्रोल पिल्स आर वेरी वेरी सेफ प्रोवाइडेड दे आर गिवन टू यू बाय अ डॉक्टर। मतलब अगर आपने एक डॉक्टर की सलाह से बर्थ कंट्रोल पिल लिया है तो उससे वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। अनफॉर्चुनेटली बर्थ कंट्रोल पिल को लेके लोगों के मन में बहुत ही गलत धारणाएं हैं। माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स किसी को भी हो सकते हैं, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स, स्लाइट वेट गेन, बट ये बहुत ही माइनर होते हैं। कुछ केसेस में होता है, कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्लॉट शरीर में बन सकते हैं, क्लॉट, इसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी बर्थ कंट्रोल पिल लेना शुरू करें तो एक डॉक्टर की सलाह से लें। ये नहीं कि मेरी फ्रेंड ने ये पिल लिया था तो मैं भी ये पिल ले रही हूँ। बट आई थिंक केमिस्ट के शॉप पे आप जाते हो तो वो आपको ऐसे ही दे देते तो हैं, गलत है ना, ये तो हमारी prescription। कंट्री में ऐसे होता है कि केमिस्ट आर बिगर डॉक्टर्स देन डॉक्टर्स, है ना। सो कभी भी इस प्रकार की जो भी कोई भी दवाई एक्चुअली आपको केमिस्ट से पूछ के नहीं लेनी, आपको डॉक्टर से पूछ के लेनी है। बिकॉज डॉक्टर जो है आपकी पूरी हिस्ट्री को एनालाइज करके आपके लिए जो भी बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इंक्लूडिंग अ बर्थ कंट्रोल पिल, वो आपको सलाह देंगे।
आज की डेट में हमारे पास कम से कम 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल अवेलेबल, पिल्स अवेलेबल हैं। उनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। तो हम एज अ डॉक्टर ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सी पिल सूटेबल है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी पिल्स होती हैं जिनके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेजेस होते हैं कि उससे आपकी एक्ने ठीक हो जाती है, आपकी स्किन बेटर हो जाती है, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, आपके पीरियड का पेन और फ्लो बेटर हो जाता है। सो दीज आर नोन एज नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ अ पिल। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आप सबको देना चाहूँगी कि पिल जब भी लें एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके उससे सलाह लेके लें। पिल को लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके को आप फॉलो करें। अगर आप उस तरीके से पिल को यूज़ करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल provided it is taken under medical supervision. लेकिन क्या ओवरडोज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन लीड टू वजाइनल there is nothing like overdose. अगर आप डॉक्टर से पूछ के ले रहे हैं, तरीके से ले रहे हैं, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स आर नॉट अनसेफ। ओके, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पर लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहते हैं कि उनके शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, वेट गेन हो गया या एक्ने मार्क्स हो गए हैं या हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो इसके कारण तो वही तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर इनफैक्ट बहुत सारी पिल से तो एक्ने ठीक हो जाता है। हम लोग एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए कभी कभी बर्थ कंट्रोल पिल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जायज़ सी बात है, अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको नॉजिया, वॉमिटिंग लग रहा है या बहुत सीरियस कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से बात करना है। इनफैक्ट हम लोग एज डॉक्टर्स वी हैव सर्टेन क्राइटेरियाज कि किस में हमें बर्थ कंट्रोल पिल देना है या नहीं देना है। कोई आदमी अगर ओवरवेट है, किसी को हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, कोई स्मोकर है, तो उसके अंदर, या किसी को गॉल स्टोन्स की हिस्ट्री है या किसी को डीवीटी की हिस्ट्री है, तो उसके अंदर हम पिल्स नहीं देते हैं उनको। तो वंस अगेन ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से सलाह लेके जो पिल आपके लिए बेस्ट है उसको लें, उसको तरीके से लें। एग्जैक्टली एक और चीज़ है यहाँ पर डॉक्टर कि कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि पीरियड्स के पहले या बाद में कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया या कुछ जंक फूड खा लिया या वेट गेन अचानक से होने लगता है, तो इस कारण कुछ ऐसा नहीं, उससे वजाइनल इन्फेक्शन या वजाइनल डिस्चार्ज नहीं होगा, उससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड जनरली लोग मुझे ये बोलते हैं कि नहीं मैम मेरे को ना हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया इसलिए ऐसे हो गया। तो मैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ भाई हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो गया, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं। हमारे हार्मोन्स जो हैं दे आर सपोज टू बी इन बैलेंस। भगवान ने तो हमें इम्बैलेंस स्टेट में नहीं बनाया। अगर हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं तो वो क्यों इम्बैलेंस्ड है, पहले हमें वो पता, पहले हमें वो फिक्स करना चाहिए। उसके कॉमन रीजंस होते हैं बैड डाइट, lack of physical activity, lot of stress, lot of anxiety, lack of good quality sleep. तो उन सब चीज़ों को फिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके डॉक्टर, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास इतने सारे केसेस आते होंगे, कोई ऐसा केस जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से, जिसे सुनकर आपको भी एकदम शॉक लग गया हो कि भाई ये तो मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कुछ ऐसा कि मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। एक्चुअली 33 इयर्स की बात तो सब कुछ एक्सपेक्टेड है तो हम लोग बहुत ही टाइप के देखते हैं। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले हम लोग ने अपने उस पर भी बात किया था, अपने प्लेटफॉर्म पे भी बात किया था। आई हैड अ वुमन जो कि एक बड़े रेप्यूटेड सैलून में गई थी अपनी बिकिनी वैक्स कराने के लिए, एंड 48 hours later she comes to us with massive boils, massive ulcerations and everything bad down there. So अगर आप किसी भी ऐसे सैलून में जाते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि आप पहले अपने आप से पूछें क्या आपको ये कराने की ज़रूरत है कि नहीं। दूसरी बात, वहाँ जब जाएं तो आप पहले ये पूछें कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे स्टेराइल करते हैं। Those instruments should be sterilized in a way medical instruments should be sterilized. तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही वैक्स को या एक ही स्पैचुला को हर पेशेंट या हर क्लाइंट के साथ वही सेम चलता जा रहा है। तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, बिकॉज ये सब चीज़ें जो हैं दे कैन बी वेरी सीरियस। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ बताइएगा, क्या आज के टाइम पर आपके पास पार्टनर्स, हस्बैंड्स या फिर अगर किसी लड़की के फैमिली मेंबर में से कोई मेल आता है आपके पास उनके साथ में? नहीं आते हैं आजकल थिंग्स आर चेंजिंग एंड आते हैं प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलिटी के लिए। इवन अगर
अगर किसी का पार्टनर है, दे आर नॉट फॉर्मली मैरिड, तो भी आते हैं. एंड it is a very good trend that partners are taking responsibility for each other, which is very good. एग्जैक्टली परफेक्ट. आई थिंक आज के टाइम पर चीज़ें बदली तो हैं हाँ, वैसे. बट वो शायद हमारी मेट्रो सिटी में हो रहा है, शायद छोटे शहरों में अभी भी नहीं हो रहा होगा. तो फॉर ऑल द पार्टनर्स जो कि वॉच कर रहे हैं, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपकी अपने पार्टनर के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है. एंड please by her side, be by her side when she needs you the most. एग्जैक्टली उन्हें भी आना चाहिए आगे खुल करके, और चीज़ों के बारे में आई थिंक जैसा आपने भी कहा कि पहले वो खुद भी एजुकेट हों, पार्टनर्स को भी हम एजुकेट करें. हाँ, इस तरह की चीज़ों के बारे में टैबू बना करके ना रखें. बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं. सो आपकी जेनाइटल हेल्थ या सेक्सुअल हेल्थ इज लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडीज हेल्थ. उसको हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट या इतना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज ना करें तो अच्छा है. एंड बी लेट इट बी लाइक अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडीज हेल्थ.